नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं। माना जा रहा था कि ये जंग महज 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है और हर जगह रूसी सेना को यूक्रेनी सेना के गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दंभ और रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बीच आज अगर दुनिया किसी को देख रही है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जिन्होंने युद्ध को लेकर कहा था कि उन्होंने हमें 5 दिन दिए थे, हम 50वें दिन भी जिंदा है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के अब लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, तब दुनिया भर में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि रूस की विशाल सेना के आगे यूक्रेन कितने दिन तक टिक पाएगा। शायद 2 दिन। हथियारों और सेना के आंकड़ों में रूस से कहीं पीछे रहने के कारण ही माना जा रहा था कि यूक्रेन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 24 फरवरी को जब जंग का ऐलान किया तो धमकाते हुए कहा कि यूक्रेनी सेना अपने हथियार डाले और घर लौट जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और ये जंग लंबी खिंचती चली गई। आज 2 महीने बाद भी रूस ना किसी यूक्रेनी शहर पर पूरी तरह कब्जा जमा पाया है और ना ही 8 जनरल्स को खो चुकी रूसी सेना के पास और ना ही पुतिन के पास जंग में दिखाने को कोई सफलता फिलहाल दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यह जंग कब तक चलेगी, इसका अंजाम क्या होगा, और इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस वक्त चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ रहेंगे अनुपम तिवारी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ में है अमरदीप त्यागी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अनुपम जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जो जंग ऐसा माना जा रहा था पूरी दुनिया में, जो जंग सिर्फ 2 या 3 दिन मुश्किल से चलेगी, लेकिन उस जंग को आज 2 महीने होने जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं कि जो सब अंदाजा लगा रहे थे कि यूक्रेन जरा सा देश है और रशिया के मुकाबले ना उसके पास वैसी ताकत है, ना इकॉनमी लेवल में, ना हथियारों के लेवल में, ना मिसाइलें वैसी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 1 हफ्ते चलेगा ये जंग और खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिर 2 महीने हो गए, क्या रशिया की प्लानिंग में कहीं कमजोरी है, या फिर आखिर कैसे यूक्रेन लड़ पा रहा है पिछले 2 महीने से? देखिए भागीरथ जी, आपके सवाल का बहुत सीधा सा आंसर ये है कि जंग, जिसको परंपरागत जंग बोलते हैं, जिसमें 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं और लड़ाई लड़ती हैं, वो तो 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो चुकी थी। अब और आप देख रहे हैं जिस तरह से रूस मनमाने ढंग से जहां चाहता है वहां पर जिस तरह के हथियार चाहता है उस तरह के हथियारों से हमला कर रहा है। अब रूस की लड़ाई बियॉन्ड यूक्रेन है। रूस ने अब आगे देखना शुरू कर दिया है और रूस की जो लड़ाई है अब वो अलग अलग मोर्चों पर आपको दिखाई देगी। अब ये सिर्फ यूक्रेन के ऊपर कब्जा जमाने की जंग नहीं रह गई है, ये जंग उससे कई गुना आगे निकल चुकी है। ब्लैक सी की अगर आप बात करें तो ब्लैक सी की जो पूरी कोस्टल लाइन है उस पर कब्जा करना शायद शुरुआत तो फिर में। मैं इससे में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, तो क्या आपका ये कहना है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा जमा लिया है और अब यूक्रेन के अगले बाद किसी और फिराक में है वो? देखिए भगीरथ जी, मैं वहीं पे आ रहा था। यूक्रेन के ऊपर कब्जा जमाना रूस का मकसद कभी नहीं था। यूक्रेन के अंदर मकसद उसका मकसद ये था कि जो इलाके, जो प्रो रशियन इलाके हैं, जहां पर पिछले 8 सालों से वो सेपरेटिज्म को हवा दे रहा था रूस, लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके, उन इलाकों को वो यूक्रेन से आजाद कराना चाह रहा था। और आज की तारीख में 80-90% ये स्थिति आ चुकी है कि अब लड़ाई का मैदान सिर्फ लुहांस्क और डोनेट्स्क बचे हैं, बाकी सब इलाके रूस ने ध्वस्त कर दिए हैं। लुहांस्क और डोनेट्स्क में उनको लड़ाई लड़ने में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पर यूक्रेन पहले से सतर्क था और उसने अपनी सेनाओं की अच्छी खासी घेरेबंदी डोनबास के इलाके में कर रखी है। वहां पर कई सारे लड़ाइयां अभी और देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पिक्चर है, यानी कि बड़ी पिक्चर मैं वो दिखाना चाह रहा हूं कि सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करना रूस का टारगेट नहीं था। रूस का टारगेट ये था कि वो पूरे सबसे पहले तो ब्लैक सी के ऊपर पूरी तरह से अपनी मोनोपोली स्थापित कर दे। जितनी कोस्टल लाइन है उसके ऊपर यूक्रेन का व्यापार पूरी तरह से बंद कर दे, क्योंकि ये वही इलाका है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से होता हुआ जो कि यूरोप के अंदर तक जाता है। समुद्री रास्ता जो है, इस रास्ते से यूक्रेन को सहायता भी मिलती थी और यूक्रेन से जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी तेल गैस के जो भंडार हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उन सब का व्यापार भी इन्हीं पोर्ट्स के माध्यम से हुआ करता था।
और इसी वजह से रूस की नजर इस कोस्टल लाइन में बहुत ज्यादा थी। आप देखेंगे कि जिस तरह से मारिउपोल और ओडेशा जैसे इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस, फिलहाल कर रहा है, और पूरी तरह से उस पर्टिकुलर कोस्टल लाइन को, सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी के तमाम अन्य इलाकों को वो अपने पकड़ में ले लेना चाहता है। तो यूक्रेन की जो जंग है वो बहुत हद तक व्यापारिक जंग में भी तब्दील हो रही है, क्योंकि यूक्रेन को नष्ट करने के बाद, यूक्रेन को अपने घुटनों पर लाने के बाद रूस यूरोप के अंदर अपनी पुरानी पहचान को स्थापित करना चाहता है। और ये पहचान सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के माध्यम से नहीं होगी, इसके लिए वो अपने व्यापारिक मार्ग भी नए नए खोलेगा। वो उन इलाकों पर मोनोपोली बनाएगा जहां पर पिछले करीब 30-40 सालों से उसकी बादशाह थोड़ा सा कम रह गई है, यानी ब्लैक सी का इलाका। ब्लैक सी के इलाके पे पूरी मोनोपोली करने के बाद अब रूस का अगला ठिकाना यूएसएसआर को इंटीग्रेट करने के लिए होगा, और यही उसका बिगर टारगेट है। प्रेसिडेंट पुतिन कई बार कह चुके हैं कि यूएसएसआर को वो एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। वो उनकी मंशा है कि सोवियत संघ एक बार फिर से संगठित हो जाए, लेकिन संगठित होने के लिए जो तरीका उन्होंने निकाला है वो शायद पूरी दुनिया को हजम नहीं हो रहा है। यूएसएसआर को संगठित किया जा सकता था, कई अन्य मोर्चों पर किया जा सकता था, रणनीतिक रूप से किया जा सकता था। जिस तरह के शुरुआत में, अगर आप 5 साल पहले का वाकया देखें, तो जिस तरह सेंट्रल एशियन रीजन में और ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में रूस की नेतृत्व में कुछ इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनाने की पहल करी गई थी उन सारे देशों के साथ मिलकर के जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, तो मुझे ये लगता है कि वो तरीका ज्यादा बेहतर रहता। देशों के साथ अच्छी मित्रता का व्यवहार किया जाता और उनको अपने पाले में किया जाता, उनको नेटो से दूर किया जाता। लेकिन रूस ने ये न करके आक्रामक रुख अपनाया है। अब इसके पीछे मंशा उनकी क्या है, वो आगे क्या देख रहे हैं, ये तो प्रेसिडेंट पुतिन बता सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि ये लड़ाई जो हुई है वो यूक्रेन तक सीमित नहीं है, अभी और नए मोर्चे खुलने बाकी हैं। बिल्कुल, और सारे नए मोर्चे खुलने बाकी है, लेकिन वो जो बाकी मोर्चे तब खुलेंगे अमरदीप त्यागी जी, कि जब रशिया पूरी तरह से, या फिर जो उसने तय किया होगा कि यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है या फिर यूक्रेन में अपनी सरकार बिठानी है जो रशिया के साथ चले, और तमाम तरह की बातें अनुपम जी ने अभी कही है, लेकिन वो तब होगा ना कि जब यूक्रेन में वो पूरी तरह से कब्जा कर ले, या फिर जो सोचा है उसने रशिया ने। तो मैं भी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर रशिया ने क्या सोचा था इस जंग को लेकर। क्या उसको पता था कि ये जंग 2 महीने चलेंगी या अभी कुछ 1-आध महीने और चलेंगी? क्योंकि जैसा पूरी दुनिया में तो यही अंदाजा लग रहा था कि जब अगर दोनों देशों के बीच में अगर जंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी। हाँ, देखिए, ये खाली बाकी दुनिया ही नहीं सोचती थी। इवन जेलेंस्की वाज आल्सो थिंकिंग दैट वे। ही वाज थिंकिंग कि 4 या 5 दिन हम लड़ सकेंगे, उसके बाद हमारा जो है फॉल निश्चित है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ पुतिन की अपनी चाल हो सकती है। जिस तरह अभी बताया गया कि अपना जो पूरा इलाका, वैसे तो पूरे यूक्रेन पे रशिया ऑलमोस्ट घूम रहा है, चारों तरफ उसका कब्जा ही है, लेकिन ठीक है, कुछ शहरी इलाके हैं जहां पर वो या तो जानबूझ के नहीं कर रहा है, या दूसरा क्या होता है कि वहां बर्बाद करने के बाद क्या है, अल्टीमेटली आपको जो कार्रवाई करनी होती है मॉपिंग अप की, क्योंकि आप कितना भी बॉम्बार्डमेंट कर लीजिए, कितने भी मिसाइल आप दाग दीजिए, ultimately you have to go physically to occupy that region and to clear the enemy soldiers. तो इस तरह रशिया जो है यूक्रेन के अंदर तो है ही। अब वो शहर के अंदर छुटपुट जो है उनके सैनिक जो है वो लड़ रहे हैं, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। उसके लिए मैं जो यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं या जो वहां की जनता है, जिस तरह वो अपने सरकार को, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट करिए, उसके लिए बहुत मतलब प्रेज करता हूं। बट देखिए, जिस तरह ब्लैक सी के कोस्ट वाला इलाका है सारा, चाहे उसमें मारिउपोल हो, चाहे उसमें खार्किव हो, चाहे उसमें इरपिन हो, उस सारे इलाके में एक तरह से अपना कॉरिडोर रशिया ने बना लिया है। रशिया को कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा जो लगता है कि वो अमेरिका का मान मर्दन करना चाहता है, अमेरिका को ये दिखाना चाहता है, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 महीने हो गए एंड आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम चैलेंजिंग कंप्लीट नाटो, यू कांट डू एनीथिंग। तो कहने का तात्पर्य है, जो अपना एक स्थान जो रशिया को लग रहा था कि वो खो चुका है, रशिया को, पूरे विश्व को लग रहा था कि अब अमेरिका जो है वो सिंगल उसमें पहुंच गया है, कि अमेरिका अकेली महाशक्ति हो गया है इस विश्व की, और रशिया का फॉल हो चुका है, रशिया वो उस तरह से पावरफुल नहीं रहा है। तो रशिया अपनी उस पावर को, उस पोजीशन को रीगेन करना चाहता है। और अब देखिए, जिस तरह लीव की तरफ, यानी कि जो उसका बॉर्डर का इलाका है, जो बॉर्डर लगता है पोलैंड के साथ, रोमानिया के साथ,
उधर बमबारी कर रहा है। इनफैक्ट पिछले दिनों एक दो मिसाइल उसकी जो पोलैंड में उनकी सेना जो एक्सरसाइज कर रही थी उनके ऊपर भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दैट इज व्हाट रशिया वांट टू प्रूव कि देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी शक्ति दिखा रहा है। अदरवाइज जिस तरह की टेक्नोलॉजी, जिस तरह की वेपनरी रशिया के पास है, वो मुझे लगता है कि जेलेंस्की को जब चाहे तब वो उसको कैप्चर कर सकता है, या उसको यदि मारना चाहता है तो मार सकता है। शायद मतलब रशिया का जो प्लान है या पुतिन का जो प्लान है वो कुछ डिफरेंट प्लान है, जो शायद हम कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे कि फॉर व्हाट रीजन ही इज डूइंग सो, कि इतना लंबा, अदरवाइज इतना लंबा खींचने का कोई कारण और दूसरा नहीं हो सकता कि युद्ध जो है इतना लंबा चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप जी, क्योंकि अक्सर ये सवाल मेरे जहन में भी आता कि इतना पावरफुल देश रशिया, अगर वो चाहे तो जो जेलेंस्की जिस तरह से बयान देते रहते हैं, उन्होंने कई बार चैलेंज भी किया है कि देखो मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से बैठ के चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ। और ये जहन में भी आता है कि अगर रशिया अगर चाहे तो जेलेंस्की को खत्म करना चाहे तो इजी कर सकता है, और अगर बहुत जल्दी अगर उसको यूक्रेन में कुछ ऐसा हमला करना है वो कर सकता है। हालांकि लंबे समय से करने की कोशिश कर रहा है, तो इस चर्चा में हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुपम जी, कि जिस तरह से जो जेलेंस्की उसने कहा था कि हमें सिर्फ 5 दिन दिए गए थे, 50वें दिन भी हम जिंदा है, तो ये इसको हम रशिया की मजबूरी कहें या रशिया की प्लानिंग कहें कि जानबूझ के रशिया इस जंग को लंबा खींच रहा है, और भले दुनिया सोचती रहे, या एक मैसेज ये भी जा रहा है कि रशिया कमजोर है और जेलेंस्की पर जिस तरह से वो लगातार बयान दे रहे हैं, ना जेलेंस्की का कुछ बिगाड़ पा रहा है ना यूक्रेन का कुछ बिगाड़ पा रहा है, या जैसे अभी अमरदीप जी ने कहा कि इसके पीछे रशिया की क्या प्लानिंग है अभी एग्जैक्टली किसी को नहीं समझ में आ रही। तो आपको भी यही लगता है कि रशिया सब सोची समझी साजिश के तहत इस जंग को लंबा खींच रहा है और इसके पीछे कुछ और मंशा है? इसमें एक मंशा तो साफ यहां पर क्लियर हो रही है कि भले 2 महीने से जंग जारी है, लेकिन उसने यहां पर साबित तो कर दिया कि नाटो के सामने खड़ा हो गया कि देखो मैं 2 महीने से यूक्रेन में हूं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते इनडायरेक्टली मदद करने के अलावा। उन्हें भागीरथ जी उसने ये भी दिखाया है कि आप मेरे ऊपर कितना भी आर्थिक सैंक्शंस लगा लें, जितनी बड़ी बड़ी बातें, जितने बड़े बड़े दावे नाटो और दूसरे कंट्रीज की तरफ से किए जा रहे थे कि रूस घुटनों पे आ जाएगा, वहां का बैंकिंग सिस्टम नष्ट हो जाएगा, वहां का व्यापार बर्बाद हो जाएगा, वहां पे लोग निवेश नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टा यूरोप की कुछ मार्केट्स में उथल पुथल देखने को मिल गई, जो कि रूस की डिपेंडेंसी के चलते हुआ था। यानी कि रूस ने एक साथ कई चीजें पूरी दुनिया को साबित कर दी कि नाटो और जो उसके सहयोगी देश हैं वो उतने ताकतवर नहीं है जितना कि वो दावा करते हैं। हालांकि पिछले 20 सालों से उनको एक फ्री हैंड मिला हुआ था, एक फ्री पिच मिली हुई थी बैटिंग करने के लिए, वो जैसा चाह रहे थे वैसा कर रहे थे। लेकिन अब रूस जैसा कद्दावर दुश्मन अगर उनके सामने आ जाएगा तो वो भी बैकफुट पर आएंगे, और रूस यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन अपनी पावर को इसी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर देखिए जो मेन एम रशिया का है वो वर्ल्ड की पावर को बैलेंस करने का है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था 1900 दशक के बाद से कि एकमात्र अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत करे, और इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अंजाम देकर के पुतिन ने यह साबित कर दिया है कि यूएसएसआर की जो ताकत हुआ करती थी वो आज भी बरकरार है। भले ही वो अब कई टुकड़ों में बट चुकी है, लेकिन फिर भी रूस अपने आप में इतना सक्षम है और इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति का 2 महीने तक मुकाबला कर सकता है। आप ये देखें, यूक्रेन तो बहाना था, यूक्रेन तो मोहरा था, असल लड़ाई नाटो वर्सेस रशिया की ही चल रही थी। और इस लड़ाई से निकल करके क्या सामने आया कि रशिया ईस्टर्न यूरोप में जो अपनी जगह चाहता था पिछले एक शताब्दी से, और उस जगह से उसको हमेशा निग्लेक्ट किया गया है। वो चाहता था, और इस बात को मैं प्रेसिडेंट पुतिन और इसके पहले प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव जो कि यूएसएसआर के आखिरी राष्ट्रपति थे, उनके हवाले से कहना चाह रहा हूं। दोनों का एक बात ये बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है कि रूस वो शक्ति है जिसको कि यूरोप ने पिछले 100 सालों से 1917 के बाद से, यानी रूसी क्रांति के बाद से रूस में अहम स्थान नहीं दिया है। बार बार उसको निगलेक्ट किया गया है, बार बार उसकी क्षमता को कम करके आंका गया है। इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर होने के बाद भी रूस जो है अपनी मनमानी पूरी दुनिया पे, क्या कहिए पूरे यूरोप पे भी नहीं चला पाया था। उसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं। यानी इतिहास की गलती को कहीं ना कहीं रूस सुधारना चाह रहा था, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इस बात को कहा है कि वो इतिहास के उस क्रूर पंजे से अपने देश को निकालना चाहते हैं जिसमें वो एक सदी से जकड़ा रहा है। और लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो गलत चुना है। आप ह्यूमैनिटी के ऊपर नुकसान करके ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आपके प्रश्न पर आए भगीरथ जी, तो रूस की जो मंशा है वो स्पष्ट है।
वो मंशा ये है कि वो अमेरिका की और नेटो की बादशाहत को चुनौती देना चाहता है। वो उन सारे व्यापारिक मार्गों पर जिन पर की वेस्टर्न यूरोप की मोनोपोली थी, उनको चुनौती देना चाहता है। और ये जो कैपिटलिज्म का जो पिछले 100 साल से जो एक तरह से बादशाहत चल रही थी कुछ चुनिंदा देशों के माध्यम से, उस बादशाहत को कम्युनिज्म के माध्यम से चुनौती देना चाहता है। यानी कम्युनिज्म की जो अवधारणा थी वो एक बार फिर से, जो केवल चीन में सक्सेसफुल था और हर जगह फेल हो रहा था, और चीन में भी कितना सक्सेसफुल है सब जानते हैं, क्योंकि चीन भी नाम के लिए कम्युनिस्ट है और बाकी उसने पूरा लिबरल लिबादा ओढ़ लिया है। तो हकीकत यह है कि उस रास्ते पर मतलब इतिहास की सुइयों को वापस घुमाना चाहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन इसमें वो फेल होंगे। जैसे यूएसएसआर फेल हुआ है वैसे ये भी फेल होंगे, क्योंकि कुछ चीजें इतिहास में बनी ही फेल होने के लिए हैं, और बार बार प्रयास करने के बाद भी प्रेसिडेंट पुतिन इस अपनी मंशा को पूरे विश्व पर लाद नहीं पाएंगे। अब इसमें वो गलती क्या करेंगे भगीरथ जी, मैं ये भी बता दूं, उसमें सबसे बड़ी गलती वो ये करेंगे कि वो चाइना के नजदीक आएंगे, जो कि शुरू कर दिया उन्होंने। और चाइना के नजदीक आना मतलब साफ है कि अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा पावरफुल ब्लॉक बनाने की कोशिश। और जैसे ही ये कम्युनिस्ट ब्लॉक बनेगा, वैसे ही अमेरिका को पूरा हक मिल जाएगा इनका विरोध करने का, इनको तोड़ने का। और उसमें अमेरिका के साथ वो पुराने जो उसके दोस्त, कोलोनाइजेशन के जमाने के दोस्त थे, वो सब शामिल हो जाएंगे। और एक तरह से आप फिर से कोल्ड वॉर की पुनरावृत्ति देखेंगे। अमेरिका धीरे धीरे करके एक बार फिर से हावी होगा, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। यानी ये जो जंग है ये सिर्फ 1 साल 2 साल की नहीं होने वाली है। कोल्ड वार को 50 साल लगे थे, और इस बार भी शायद इतना वक्त लग जाए। लेकिन अब ये अहम का टकराव 2 ब्लॉक के बीच में आप देखेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान भुगतेंगे वो यूक्रेन जैसे देश, बेलारूस, पोलैंड जैसे देश, जिनका कि इस बादशाहत की जंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सब इसका नुकसान भोगेंगे। और साथ ही साथ भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश, या अफ्रीका के देश, या सदर्न ऑस्ट्रेलिया के देश, सदर्न अमेरिका के देश, जिनका इस लड़ाई से कोई सीधा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा, नुकसान पूरी मानवता का होगा। तो हकीकत ये है कि पूरी दुनिया को मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि ये जो दूसरा कोल्ड वार अब ट्रिगर हो चुका है, वैसी नौबत ना आए, और इस लड़ाई को, इस जद्दोजहद को यहीं पर रोकने की कोशिश करी जाए। इसमें यूएन एक अच्छी भूमिका निभा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से यूएन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और प्रेसिडेंट पुतिन को रोकना बहुत अनिवार्य है। और उनकी मंशा मुझे लगता है स्पष्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाहत को पूरी दुनिया के ऊपर दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आपने एक शंका जाहिर की है। शंका क्या? आपका कहना है कि जो पुतिन है, रशिया के राष्ट्रपति, वो अपनी बादशाहत को बरकरार रखना चाहते हैं और पूरी दुनिया में एक अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं शायद ये वजह है कि 2 महीने से यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रही है। अमरदीप त्यागी जी, हर कोई एक सवाल ये जानना चाहता है कि आखिर ये जंग अब कब रुकेगी, क्योंकि 2 महीने से कंटिन्यू ये जंग चल रही है, और उसका फाइनल परिणाम क्या होगा। क्योंकि जो मैं अगर एक तरफ देखूं तो रशिया की तरफ से, क्योंकि अगर किसी चीज़ के दाम हमने 100 रुपये बढ़ा दिए हैं और हमको पता है कि इसका विरोध होने वाला है, तो बाद में अगर 25 रुपये उसके दाम थे किसी चीज़ के, पहले 100 रुपये कर दो, फिर बाद में अगर विरोध हो तो उसको 50 रुपये कर दो। तो अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया कुछ एरिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, और चाहता था कि यूक्रेन नाटो में ना जाए, इसलिए उसने पूरा यूक्रेन पर हमला कर दिया। और कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे वहां की जगह है जो रशिया उसका अपने कब्जे में करना चाहता था। अब जब अंतिम परिणाम होगा तो वो उसे अपने कब्जे में कर लेगा, और अब यूक्रेन नाटो में जाने की तो मुझे नहीं लगता सोच रहा होगा। और कोई एक ऐसी आसपास की छोटी कंट्री जो नाटो में जाने की सोचेगी भी या कुछ प्लान कर रही होगी, तो वो भी बैकफुट में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, शुरुआत जो हुई है इस जो भी फसाद हो रहा है, इसके लिए मैं कहूँगा शुरुआत के लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। आज ठीक है कि पुतिन ने ये सब किया, और ये राष्ट्रवाद को, जो एग्रेसिव जो राष्ट्रवाद है, उसका ये परिणाम है, जिसका ये नतीजा यूक्रेन के जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वहां के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भुगत रहे हैं। अमेरिका ने इनिशियली वहां की जो गवर्नमेंट थी, जो कि प्रो रशियन थी, वहां पे धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया, वहां पर माहौल तैयार किया कि एंटी रशियन जो है वहां पे माहौल बनाया गया, प्रो नाटो माहौल बनाया गया। जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे उनको वहां से भागना पड़ा, और एंटी रशियन गवर्नमेंट वहां पे बना के बिठा दी, जो रशिया को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बावजूद भी फिर कहने लगे कि नाटो ज्वाइन करना, नाटो ज्वाइन करना। तो एक ऐसा बड़ा देश जिसको मालूम है कि नाटो जो उसका एनिमी है, उसको कभी अलाउ नहीं कर सकता था, तो उसी का ये परिणाम हुआ कि उसने जो है पहले तो इनिशियली जो क्रीमिया वाला इलाका है उसको कब्जाया, और फिर जो प्रो रशियन वहां की जो पॉपुलेशन थी उनको इंस्टिगेट करके वहां पे
इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि वहां पे झगड़ा शुरू हो गया, जो डॉनबास वाला रीजन है, और अब अल्टीमेटली वहां पे हमला कर दिया। तो अल्टीमेटली आज की तारीख में रशिया यदि वहां से विड्रॉ भी कर लेता है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या किसी नाटो कंट्री की हिम्मत होगी कि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी आ जाए, क्योंकि जो ये रिकंस्ट्रक्शन भी करेगा तो रशिया ही करेगा। और यदि रशिया के पास कई सारे ऑप्शन है, रशिया चाहे तो उसको एज इट इज छोड़ के वापस चले जाए, उसको मालूम है कि भी नाटो आने वाला नहीं है, लेकिन रशिया ऐसे छोड़ेगा नहीं। वहां पे गवर्नमेंट या तो अपने आप उसको दैट कंप्लीट यूक्रेन विल बिकम पार्ट ऑफ रशिया ओनली, या फिर डॉनबास और इधर क्रीमिया और जो ब्लैक सी के जो कोस्टलाइन वाला जो इलाका है, मारियोपोल वाला, इस सारा इलाके को अपने अंडर में लेके उसको बाकी एरिया को उनके किसी भी गवर्नमेंट के पास छोड़ देगा, जो उसकी पपेट गवर्नमेंट होगी। डॉनबास रीजन को हो सकता है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे। इस तरह के 3-4 ऑप्शन है, या तो उनका मिला जुला ऑप्शन बना सकता है, या एक कंप्लीट, जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट यूक्रेन को अपने अंडर में ले सकता है। लेकिन वो कब लेगा ये अभी सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी भी जो उसके मेजर सिटीज हैं उनमें रेजिस्टेंस जारी है, जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं वो लड़ रहे हैं, और यदि वो कब्जा भी कर ले तो हो सकता है सालों तक इस तरह की लड़ाई जारी रहे। जो पॉकेट्स में उनके सोल्जर्स हैं या जो एंटी रशियन लोग हैं, वो हो सकता है रशिया से एक तरह से गृह युद्ध टाइप की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहे। और जो यूरोप है और अमेरिका है, उनको एक व्यापार के लिए अपने वेपन देने के लिए, वेपन टेस्टिंग के लिए एक इलाका मिल जाए। दे कीप सप्लाइंग द इक्विपमेंट एंड एमिनेशन टू यूक्रेनियन सोल्जर्स एंड दे विल कीप फाइटिंग रशिया। तो उसमें रशिया को लॉस होगा, जिस तरह के अफगानिस्तान में हुआ था रशिया के साथ, और अल्टीमेटली उन्हें भागना पड़ा। तो ये कुछ सालों तक हो सकता है कि वहां पे डटे रहे, लेकिन कब तक अल्टीमेटली हो सकता है छोड़ के भाग जाए। तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन। बिल्कुल अमरदीप जी, कब तक? बिल्कुल कब तक? समय कम है, तो एक आखिरी सवाल मैं अनुपम जी से ही पूछ लेता हूं कि अनुपम जी, आखिर कब तक ये जंग चलने वाली है, और कब ये जंग खत्म होगी, और जब जंग खत्म हो जाएगी तो आखिरी परिणाम क्या होगा? समय कम है, 1 मिनट में आप इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए भागीरथ जी, जंग का अंत निश्चित प्रेसिडेंट पुतिन ही करेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। वो जब तक चाहेंगे, जिस अंजाम तक चाहेंगे, जंग वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का जो प्रेशर है वो उनको ऊपर फील नहीं हो रहा है। दुनिया ने तमाम कोशिशें कर ली, तमाम बातचीत के रास्ते निकालने की कोशिश कर ली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और पुतिन जब तक अपने सारे टारगेट्स को हासिल नहीं कर लेंगे, वो इस जंग को नहीं रोकेंगे। छुटपुट तरीके से ये चलती रहेगी। और जो शहरों के अंदर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो सर ने बहुत सही कहा है कि ये इंसर्जेंसी के रूप में युद्ध बंद होने के बाद भी चलता रहेगा, यानी लड़ाई का अंत नहीं है। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने कहां तक सोच रखा है, ये देखने वाली बात है। जिस तरह से कल का उनका स्टेटमेंट था कि वो मोल्डोवा के ऊपर भी नजर लगा रहे हैं, तो मुझे तो ये जंग और लंबी और विशालकाय होती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यूक्रेन की सिर्फ बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिन से 15 दिन के ज्यादा वहां पर, मतलब अदर देन डोनबास रीजन, बाकी सब क्षेत्रों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन डोनबास पर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अभी लंबी चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल अनुपम जी, तो उम्मीद करते हैं जैसा कि आपने कहा कि 10-15 दिन और, लेकिन नुकसान तो हुआ है पिछले से 2 महीनों से, क्योंकि यूक्रेन की हम बात करें, यूक्रेन में हर चीज़ तबाह हो चुकी है। कई वहाँ के लोग सिविलियंस मारे गए हैं, और आर्मी के तो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन है चाहे रशिया है, और इसका असर पूरा ग्लोबली दिखाई दे रहा है। कि अगर महंगाई की बात करें और ह्यूमैनिटी लेवल के तौर पर, तो इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता जंग हो, लेकिन फिर भी ये जंग 2 महीने से जारी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जंग के 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक कुछ परिणाम नहीं निकला है, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि जंग जल्द खत्म हो। लेकिन जो नुकसान होना था, कई गुना इससे नुकसान हो चुका है, और हर कोई ये चाहता है कि इस तरह की जंग दोबारा कभी ना हो, क्योंकि जंग से किसी को फायदा नहीं होना। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।